हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन में भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं चैप्टर वाइज। तो आज का जो चैप्टर है वो सिंचाई एवं नहरें। सिंचाई एवं नहरें से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उसको पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो जो घटना चक्र पूर्वावलोकन का सीरीज चल रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। वीडियो पूरा देखिए करें फ्रेंड्स। ऐसे ही जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में हम घटना चक्र पूर्वावलोकन को पढ़ेंगे और उसको क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, हमारा चैनल नया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड्स, चैनल को आगे बढ़ाने में, चैनल को ग्रो करने में। तो फ्रेंड्स, और दोस्तों में भी शेयर करिए। फ्रेंड्स, हमें आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सिंचाई एवं नहरें से रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत की स्थिति उपोष्ण जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। भारत की स्थिति उपोष्ण मतलब होता है, उपोष्ण का मतलब होता है ठंडी और गर्मी। जब दोनों उष्ण और शीतोष्ण को मिला दिया जाता है तो उपोष्ण कहलाता है, ठंडी और गर्मी। तो दोनों जलवायु क्या है, उपोष्ण जलवायु क्षेत्र पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय, उत्तर पूर्वी असम और मेघालय और दक्षिण के कुछ भागों को छोड़कर देश का अधिकांश क्षेत्र उच्च तापीय मंडल में होता है। मतलब पश्चिमी हिमालय को छोड़ दिया जाए, असम का पूर्वोत्तर वाला क्षेत्र छोड़ दिया जाए, मेघालय छोड़ दिया जाए और दक्षिण के कुछ भाग को छोड़ दिया जाए, नहीं तो हमारे पूरे भारत देश में क्या होता है, उच्च तापमान होता है। ऊंचे तापमान से अधिक वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन होता है। जब ऊंचा तापमान रहेगा, उच्च तापमान है, तो वाष्पीकरण जल्दी होगा और वाष्पोत्सर्जन होगा। अतः बोई गई फसलों हेतु मृदा में नमी की कमी को पूरा करने के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। जब फसलें बोई गई हैं और उसमें नमी नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। तो भारत में सिंचाई के विभिन्न साधन हैं। भारत में सिंचाई करने के कई साधन हैं। क्या साधन है? 2018 के अनुसार 2014-15 के आधार पर देश में सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं? नलकूप। सबसे ज़्यादा हमारे भारत में नलकूप से सिंचाई होती है, जिनका शुद्ध सिंचित क्षेत्र लगभग 46.2% का योगदान है। नलकूप से 46% की सिंचाई होती है। नलकूप और अन्य कुओं को जोड़कर शुद्ध सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 62.82% है। नलकूप अकेले 46.2% भाग की सिंचाई करता है और नलकूप में जब जो कुएं वगैरह हैं उनसे भी सिंचाई की जाती है, उनको जोड़ दिया जाएगा तो क्षेत्रफल का प्रतिशत ज़्यादा हो जाएगा। कितना? 62.82%। नहरों द्वारा कितना सिंचाई होती है? 23.66%। इसका मतलब कि जो हमारी नहरें हैं, हमारे भारत देश में कम नहरों का विकास हुआ है, नहरों का विकास ज़्यादा करना चाहिए। तो 23.66% तथा टैक्स द्वारा शुद्ध सिंचित भूमि लगभग 2.52% है। जो टैक्स से सिंचाई की जाती है, सिंचाई करने के बाद उसके बदले हमको टैक्स दिया जाता है, उनकी ज़मीनें कितनी है? 2.52%। शेष 11% में अन्य साधन सम्मिलित है। शेष जो 11% बच रहा है उसमें अन्य साधन है। वर्ष 2015-16 में देश में सिंचाई की दृष्टि से निवल सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। सिंचाई वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का प्रथम है, मध्य प्रदेश का दूसरा है, राजस्थान का तीसरा है। भारतीय सिंचाई परियोजना को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। तो एक फैक्ट याद रखना है फ्रेंड्स कि ये डेटा अभी भी है, ये पुराना डेटा नहीं है। इसमें लिखा गया है 2015-16 की चर्चा की गई है, हालांकि ये पुराना घटना चक्र पुरानी वाली नहीं है, नई घटना चक्र है।
तो हम याद रखेंगे फ्रेंड्स, सिंचाई के क्षेत्र में पहला उत्तर प्रदेश सबसे पहला है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा पर राजस्थान है। और सिंचाई परियोजना को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वर्ग हैं। पहला वर्ग है लघु सिंचाई परियोजना, दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना, तीसरा है वृहद। तो लघु मतलब छोटा, मध्यम मतलब छोटे से बड़ा और बड़े वाले से छोटा, जो बीच का होगा मध्यम होगा, वृहद जो है सबसे बड़ा है। तो अब चलिए जान लेते हैं सबसे पहले लघु सिंचाई परियोजना को। इसके तहत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की सिंचाई होती है। कितना? 2000 हेक्टेयर से भी कम क्षेत्र की सिंचाई करता है लघु सिंचाई परियोजना। इसमें क्या क्या आते हैं? कुआं, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर, एनीकट आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की सिंचाई की लगभग 62% लघु सिंचाई परियोजना से होती है। देखो कितना प्रतिशत? 62%। इसमें नलकूप भी आ गया है। नलकूप और कुआं हम लोगों ने मिलाकर पढ़ा ना कि अभी 62%, और ओनली नलकूप कितना करता है? 42%। और दूसरा है मध्यम सिंचाई परियोजना। इसके साथ तहत 2000 से 10 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। 2000 हेक्टेयर से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। तीसरा है वृहद सिंचाई परियोजना। 10,000 हेक्टेयर से अधिक होती है सिंचाई क्षेत्रों में। बड़ी एवं मध्य परियोजनाओं से देश की 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी की जाती है। जो मध्यम परियोजनाएं हैं और वृहद परियोजनाएं हैं, ये दोनों मिला के 38% क्षेत्र की सिंचाई करती हैं। तो जो लघु परियोजना है ये 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र को सिंचित करती हैं। इसमें 62% जो है ज़मीनें क्या होती हैं? सिंचाई की जाती है, फसलें की सिंचाई की जाती है। परसेंटेज में 62%, और मध्यम और वृहद में 38%। तो याद रखना है कि लघु सिंचाई 2000 हेक्टेयर से कम, मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर, और वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 हेक्टेयर से अधिक। अगला अगला क्या है? विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर व्यवस्थाओं में से एक गंगा नहर है। विश्व की बात किया जा रहा है, भारत की नहीं। विश्व की सबसे पुरानी एवं विकसित नहर की बात किया जा रहा है, तो वो है गंगा नहर। गंगा नहर, इसका निर्माण 1987 में बीकानेर के तत्कालीन महाराजा कौन थे? श्री गंग सिंह थे। श्री गंग सिंह के नाम पर ही नहर का नाम गंगा नहर हो गया है। ने इनका निर्माण कराया था। यह नहर सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? फिरोजपुर, जो कि यूपी में है। सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनी वाला से निकाली गई है। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी के बाएं तट से, जो यमुना नदी है उसके बाएं तट से ताजेवाला, वर्तमान यमुना नगर जिला जो कि हरियाणा में पड़ता है, के निकट से निकलती है। ताजेवाला, बाएं तट से ताजेवाला क्या है? वर्तमान में हरियाणा का नगर है, जिला है। और क्या है? यमुना नगर जिला, वहाँ से निकलती है। ये ताजेवाला स्थान का नाम है। और यमुना नगर क्या है? जिला है हरियाणा का, वहाँ से निकलती है। मुख्य नहर की लंबाई 197 किलोमीटर है। 197 197 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नहर प्रणाली द्वारा हिंडन नदी, जो यमुना का दोआब है, वहाँ से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद जनपदों की क्या करता है? सिंचाई इससे उपलब्ध कराई जाती है। पुनरुद्धार के पश्चात यह नहर प्रथम बार 1830 में चलाई गई थी। सबसे पहले क्या चलाई गई थी? इसका पुनर्निर्माण करने से पहले ये सबसे पहले 1830 में चलाई गई थी। इसका पुनर्निर्माण किया श्री गंग सिंह ने। तत्कालीन महाराजा थे कहाँ के? बीकानेर के। 1927 में इस नहर प्रणाली में जुलाई से पानी की कमी होने लगती है। जुलाई से पानी की कमी होने लगती है। अगला देखते हैं। एवं अक्टूबर आने तक तो इस नहर से जलापूर्ति शून्य हो जाती है। जुलाई से क्या होता है? ये नदी खाली होने लगती है, गंगा नहर, और अक्टूबर आने तक बिल्कुल खाली हो जाती है। इस समस्या के समाधान हेतु
ताजेवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर हथिनी कुंड बैराज जो कि हरियाणा का निर्माण कराया गया है, हरियाणा में है। और हथिनी कुंड बैराज का निर्माण कराया गया है कहाँ से? ताजेवाला से, जहाँ से निकलती है गंगा नहर, वहाँ से 3 किलोमीटर ऊपर हथिनी कुंड बैराज का निर्माण कराया गया है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 ईस्वी की अवधि में कराया गया था। अब ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ? 1842 में। इस परियोजना के जनक सर पीटी काटले हैं। इस परियोजना के जनक कौन है? सर पीटी काटले हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था फ्रेंड्स? 1830 में। इसका पहले निर्माण 1830 में हुआ है और इसका कब हुआ है? इस नदी का 1842 में हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस परियोजना के जनक सर पीटी काटले हैं। इस नहर से प्रथम बार 8 अप्रैल 1854 को पानी चलाया गया था। नहर का निर्माण किया गया, 1854 में पानी को चला दिया गया। यह नहर हरिद्वार के भीम गौड़ा नामक स्थान से गंगा नदी के दाहिने तट से निकलती है। कहाँ से? यह नहर हरिद्वार के भीम गौड़ा नामक स्थान जो है वहाँ से गंगा नदी के दाहिने तट से ये निकलती है। कौन? ऊपरी गंगा नहर, गंगा जी के दाहिने तट से ये निकलती है। मुख्य ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर है। जो मुख्य ऊपरी गंगा की लंबाई कितनी है? 298 किलोमीटर, तथा नहर प्रणाली की कुल लंबाई 6446 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर की लंबाई 298 किलोमीटर है, जो मुख्य रूप से है, तो तथा जो नहर प्रणाली जहाँ से शुरू हो जाती है वहाँ तक उसकी पूरी लंबाई 6496 किलोमीटर है। इस नहर प्रणाली द्वारा हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा, लगभग कितना जिले जो आ रहे हैं वो जिले कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। ये सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ऊपरी गंगा नहर से। उत्तर प्रदेश के शारदा या घाघरा दोआब में अवस्थित पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, प्रतापगढ़, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज जनपदों में सुरक्षात्मक सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु जनपद नैनीताल की खटीमा तहसील में बनवासा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कर इसे दाहिनी तट से शारदा मुख्य नहर निकाली गई है। देखिए, ये जितने भी उत्तर प्रदेश के अवध वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के अवध वाले क्षेत्र में जितने भी जिले आते हैं, इन जिलों में शारदा नहर या घाघरा, शारदा नहर इसको बोलते हैं। जैसे आप खेत में जाते हैं, नहर है आपके खेत के पास, उससे सिंचाई करते हैं, वही शारदा नहर है। वही क्या है? उसी नहर का नाम शारदा नहर है। और आप देख भी लीजिए, सारे जिलों का नाम दिया गया है। आप किस जिले से आते हैं, आपके जिले में नहर है तो वो कौन सी नहर है? शारदा नहर है। और शारदा नहर सबसे ज़्यादा किस जिले में है? तो सबसे ज़्यादा रायबरेली जिले में है। सबसे लंबी इसकी जो है क्या है? सबसे लंबी दूरी तय करती है रायबरेली में। और ये कहाँ से निकलती है? नैनीताल के खटीमा तहसील से बनवासा के पास शारदा नदी पर एक बैराज का निर्माण कराया गया। शारदा नदी वहीं से निकलती है, नैनीताल के खटीमा जिले से। बनवासा के पास से शारदा नदी निकलती है और वहीं पर एक बैराज का निर्माण करा दिया गया। बैराज के जस्ट दाहिने साइड से एक नहर को निकाल दिया गया है खेती की सिंचाई करने के लिए, कि ये नहर गांव की ओर इसको ले जाइए गांव के लोग, ताकि इससे सिंचाई कर पाए। तो ये दाहिने तट से जो नहर निकली है उसी नहर का नाम भी दिया गया है शारदा नहर, इसलिए कि वो शारदा नहर से निकली है, इसलिए उस नहर का नाम शारदा नहर रख दिया गया, इसलिए कि वो शारदा नदी से निकाली गई है। मुख्य नहर की लंबाई 44.3 किलोमीटर है। जो मुख्य नहर है उसकी लंबाई 44.3 किलोमीटर है। फिर उसके बाद से भी उसको कई दिशा की ओर मोड़ दिया गया है। तथा शारदा नहर प्रणाली की कुल लंबाई जल की लंबाई प्लस राजबाहों एवं अल्पकाओं की लंबाई सहित 9961.3 किलोमीटर है।
9,961.3 किलोमीटर है। इस परियोजना पर 1918 ईस्वी में कार्य प्रारंभ हुआ एवं 1928 ईस्वी में परियोजना पूर्ण कर समादेश क्षेत्र में जल आपूर्ति की जानी प्रारंभ कर दिया गया। 1918 में कार्य प्रारंभ हुआ, 1928 में शारदा नहर बनकर तैयार हो गई और इसमें पानी का आरंभ हो गया। अब निचली गंगा नहर का बात करते हैं। तो निचली गंगा नहर, अभी तक हम लोगों ने ऊपरी गंगा नहर पढ़ा जो गंगा जी के दाहिने तट से निकली है। अब निचली गंगा नहर का उद्गम कहाँ से हुआ है? नरौरा से है, बुलंदशहर में। और हमारी गंगा उत्तर प्रदेश में किस जिले से एंट्री करती है? नरौरा से, बुलंदशहर में। और वहीं से क्या है, एक नहर निकली है, उसको निचली गंगा नहर नाम दे दिया गया है। मुख्य नहर की लंबाई 98.8 किलोमीटर है। फिर उसके बाद धारा को 2-3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। मुख्य नहर की लंबाई को ज़्यादा दूरी तक नहीं करते हैं, नहीं तो गांव में क्या आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा शहरों में। वहाँ से फिर 2-3 भागों में बांट दिया जाता है दिशाओं में। पूर्ण नहर प्रणाली की लंबाई 8,278 किलोमीटर है। गंगा नदी के दाहिने तट से निचली गंगा नहर की अभिकल्पना 1859 ईस्वी में की गई। ये भी गंगा नदी के दाहिने तट से निकली और कहाँ से निकली है? नरौरा से। जब गंगा नदी नरौरा में प्रवेश करती है तब वहाँ से गंगा नदी के दाहिने तट पर। इस योजना की स्वीकृति 9 नवंबर 1871 को की गई है। इस योजना को स्वीकार किया गया है 1871 में। परियोजना का निर्माण पूर्ण कर निचली गंगा नहर को 1878 ईस्वी में प्रथम बार चलाया गया। 1878 ईस्वी में निचली गंगा को प्रथम बार चलाया गया था। इस प्रणाली की मुख्य शाखाएं निम्नवत है। कौन कौन सी शाखाएं? फर्रुखाबाद जल शाखा, बेवर जल शाखा, कानपुर जल शाखा, इटावा जल शाखा एवं भगनीपुर जल शाखा। इन सभी ये क्या है? इनकी शाखाएं हैं। इनसे निकली हुई हैं और फिर हर क्षेत्र में पानी की आपूर्ति करती हैं। अगला इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पढ़ते हैं। इसका शिलान्यास मार्च 1958 में तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने किया था। उस समय हमारे गृह मंत्री कौन थे? 1858 में गोविंद बल्लभ पंत जी थे। इसका उद्गम कहाँ से होता है? पंजाब के सतलज नदी एवं ब्यास नदी के संगम पर स्थित हरिके बैराज बांध है। पंजाब में सतलज नदी और ब्यास नदी का जो जहाँ संगम है वहीं पर एक बांध है, हरिके बांध। पहले फ्रेंड्स बांध बनाया जाता है नदी पर। बांध बनाने के बाद वही जगह से नहर निकाला जाता है। बांध बनेगा तभी वहाँ पानी रुकेगा। फिर नहर निकाल दिया जाएगा कई दिशाओं की ओर, तो कई क्षेत्र की ओर नहर चली जाएगी, उधर क्या कर देंगी, वो सिंचाई कर देंगी। डायरेक्ट हम नहर निकालेंगे तो ठीक नहीं है, वो तो बाढ़ बना देगा। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। विश्व की बात कर रहा है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विश्व की बात कर रहा है तो विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। कहाँ से निकलती है? पंजाब में। किन नदियों से? सतलज और ब्यास का जहाँ संगम है वहाँ हरिके बांध है, वहीं से इसका निर्माण निकाला गया है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। अगला है, इस नहर से पश्चिमी राजस्थान में के तो फ्रेंड्स जो क्या है, इंदिरा नहर है, इसी से ज़्यादा सिंचाई राजस्थान करता है। अगर इसका पानी राजस्थान में न आए तो राजस्थान पूरी तरीके से सूखा पड़ा रहे हमेशा के लिए। इस नहर से पश्चिमी राजस्थान, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे जिलों की मुख्य रूप से सिंचाई होती है। ये मुख्य आते हैं, मेन जो आगे पढ़ते हैं, बाकी तो राजस्थान के कई क्षेत्र में जाता है पानी इसका। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है। देखो, गंडक परियोजना गंडक नदी पर बैराज बनाने से हुआ है। 740 मीटर लंबा बैराज बना दिया गया जिससे कुछ नहरें निकाल दी गई हैं। तो वहाँ से नहरें निकाल दी गई। अब फरक्का बैराज परियोजना पढ़ते हैं। इसका निर्माण 1975 में हुआ है और ये किस नदी पर है? हुगली नदी पर है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है।
हुगली नदी में सिल्ट जमाव को रोकने के उद्देश्य से किया गया है ना। इस बैराज के दाहिने किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को 40,000 क्यूसेक जल को क्या कह रहा है, इस बैराज से दाएं किनारे से निकाली गई नहर द्वारा गंगा नदी के 40,000 क्यूसेक जल को हुगली नदी की ओर मुड़ा दिया जाता है। 40,000 क्यूसेक जल गंगा नदी का किसमें चला जाता है, किसमें चला जाता है, इस वाले नदी में चला जाता है, हुगली नदी में। यही इसकी जल वहन क्षमता होगी, यही इसकी जल वहन क्षमता होगी। अब केरल के पलक्कड़ जिले की बात करते हैं। तो पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पुझा नदी पर मंगलम सिंचाई परियोजना है। नदी का नाम क्या है, चेरुकुन्नम पुझा नदी। इस पर कौन सी परियोजना है, मंगलम सिंचाई परियोजना निर्मित है। यह मंगलम की सहायक एवं भरतपुझा की उपसहायक नदी है। जो चेरुकुन्नमा पुझा नदी है ये मंगल की सहायक नदी है और भरतपुझा की उपसहायक नदी है। यह बांध 1966 ईस्वी में बनाया गया था। अगला पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जैसे माला नहर तंत्र। माला नहर तंत्र क्या कह रहा है, माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसा जे थे, इन्होंने दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया है। नदी को जोड़ने का विचार किसने दिया है, इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी ने दिया है कि नदियों को जोड़ भी दिया जाए, नदियों को आपस में जोड़ भी दिया जाए। और बाद में के.एल. राव का नाम भी इसमें जुड़ गया। बाद में के.एल. राव ने भी सुझाव दिया कि नदियों को एक स्थान पर जोड़ दिया जाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 27 जनवरी 2003 को जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया। जल संग्रहण, जल को संग्रहित करना, जल को बचाव करना के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने सन 2003 में हरियाली नामक योजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य देश में जल संभर विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में वित्तीय और प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थानों को सशक्त बनाना है। वित्तीय रूप से भी और प्रशासनिक रूप से भी क्या करना है, खासकर पंचायती राज गांवों को क्या करना है, सशक्त बनाना है। वर्ष 2014-15 के आंकड़ों अनुसार भारत में निवल बुआई क्षेत्र लगभग कितना 140.13 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है, 140.13 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 48.80% क्षेत्र क्या है, पर ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। कितना हेक्टेयर इसमें आता है, 68.4 हेक्टेयर आता है, 48.80% में। कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तथा सिंचाई सुविधा पहुंचाने के उद्देश्य से 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि क्या है, हम लोग मानसून पर निर्भर रहते हैं, जब बारिश होती है तभी हम लोग कृषि कर पाते हैं। तो कृषि करने के लिए हम लोग पूरी तरीके से बारिश पर निर्भर रहते हैं। तो उसी को पीएम जी ने कहा कि हर समय खेती की सिंचाई करने की सुविधा हमारे पास होनी चाहिए। तो इसके लिए वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ किए 2015 में। 1 अप्रैल 2008 तक भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए। कि कौन सा, 3 वाटरशेड विकास कार्यक्रम को चलाया 2008 में। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम आया, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आया, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। तो जो बंजर भूमि है उसका विकास करने के लिए, जहाँ सूखा है वहाँ उसकी कमी दूर करने के लिए, मरुभूमि को उपजाऊ करने के लिए, डेवलप करने के लिए इन सभी को कार्यक्रम चालू किया गया। इन कार्यक्रमों को एक व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया, जिसे समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम, तो समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है इनको। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है, मृदा, जल और वनस्पति जैसे अवक्रमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल
संरक्षण और विकास करके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करना है। हमारी जो मिट्टी है, जल है, जो वनस्पति है, इसको बनाए रखना है। जल रहेगा तभी ये क्या रहेंगे, संरक्षण हम इसका कर पाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप मृदा ह्रास पर रोक लगती है। मृदा का जो कटाव होता है, मृदा का जो और जो है खनन होता है अवैध रूप से। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। तो तालाब प्रमुख साधन कहाँ का है, तो आप बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत का। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टानी होने के कारण यहाँ नहरों एवं कुओं का आसानी से निर्माण संभव नहीं है। क्या है, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की भूमि चट्टान के रूप में है, बहुत कठोर है, उसको काटना आसान नहीं है, इसलिए कुआं की खुदाई नहीं हो पाएगी, इसलिए नहर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो जाता है, जहाँ पर भी गड्ढा है उसको बड़ा बना है, तालाब जैसा बन गया है, तो उसी तालाब से सिंचाई ज़्यादातर प्रायद्वीपीय भारत में की जाती है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियाँ मौसमी है। नदी हैं जो वो कैसी है, मौसमी है। जब मौसम आता है तब उसमें, जैसे मानसून आया, बारिश हुई तो नदी में पानी हो गया, मानसून गया नदी का पानी खत्म। अब उसको रोक कर रखेंगे, तालाब बना लेंगे। तालाब में अब कुआं की खुदाई हो नहीं पाएगा, चट्टानी भूमि है, नहर निर्माण हो नहीं पाएगा, जिसके कारण नहरों में पानी का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में क्या है, विद्यमान है। केंद्रीय भूमि जल बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के राज्यों की सिंचाई के लिए उपलब्ध भूतल जल संसाधनों की दृष्टि से प्रमुख राज्य में क्या है, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है। भूतल जल संसाधन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, 40.83 बिलियन क्यूबिक मीटर। पंजाब है 34.56 बिलियन क्यूबिक मीटर। मध्य प्रदेश 17.43, महाराष्ट्र 15.10। उत्तर प्रदेश 2019 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत वितरण में नलकूप सबसे ज़्यादा है, 74.9%। उसके बाद मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश है। तो नलकूप से उत्तर प्रदेश में सिंचाई 74.9% है। और फ्रेंड्स, ये डेटा वर्तमान में भी यही डेटा है, इन्होंने लिख दिया है घटना चक्र वालों ने 2015-16, बट ये नई घटना चक्र है। नलकूप से 74.9% और नहर से कितना होता है, नहर से कितना होता है 15.2%, कुआं से 8.8%, टैक्स वाले झीलों से 0.5%, अन्य साधन से 0.6%। नलकूप द्वारा सिंचाई सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है। और तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होती है, तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है प्रायद्वीपीय भारत में। तो ये फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन होता है कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, एक तरफ नहर परियोजना, एक तरफ अवस्थिति। क्या घाट प्रभा नहर परियोजना कर्नाटक में है, क्या घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक में है क्या, हाँ ये सही है, ये घाट प्रभा कर्नाटक में है। उकाई नहर परियोजना गुजरात में है, सही बात है। तो यहाँ से उकाई परियोजना, तो फ्रेंड्स जो उसमें फैक्ट में नहीं था वो क्वेश्चन सॉल्व करके हम उसको पढ़ लेंगे। ये कहाँ है फ्रेंड्स, उकाई गुजरात में, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में, जवाई परियोजना तमिलनाडु में दिया गया है, जो कि गलत है। ये कहाँ है, जवाई कहाँ है, राजस्थान में है, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन दिया गया कथन ए और कथन आर, दोनों कथन दिया गया है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है, हम लोगों ने अभी पढ़ कर आया, सही बात है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियाँ मौसमी है, जी राइट है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। पहला है, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर में 750 मिलीमीटर से अधिक वर्षा होती है। दूसरा है, देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, कुआं है। तो देश में सिंचाई करने का
प्रमुख स्रोत कुआं है। क्या ये बात सही है? ये गलत है फ्रेंड्स। प्रमुख स्रोत जो है कुआं नहीं है। क्या है? कुआं नहीं है। दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत में तालाब है और उत्तर भारत में नलकूप है। तो बी वाला गलत है। पहला क्या करे, देश के लगभग 1/3 क्षेत्र में वर्ष भर 750 मिलीलीटर से अधिक वर्षा होती है। क्या? हाँ, ये सही है। ये क्या है फ्रेंड्स? सही है। नहीं, सही नहीं है फ्रेंड्स, सॉरी इसके लिए। एक सेकंड, ये सही नहीं है, यही वाला सही है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं ही है। एक सेकंड, एक सेकंड फ्रेंड्स, सॉरी। तीसरा के बाद फरक्का फरक्का की नहर की जलवहन क्षमता कितना है? नहर की जलवहन क्षमता हम लोगों ने पढ़ा था कितना है? 40,000 क्यूसेक, जो कि गंगा नदी से लेता है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ है? केरल में है। हम लोगों ने पढ़ा केरल में है। किस नदी पर है? चेरुकुन्नम पुझा नदी पर है। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है। हम लोगों ने पढ़ा कि गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिसके कारण सिंचाई नहर भी है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता है? हरिकई बैराज से होता है। सतलज और ब्यास नदी के संगम से पंजाब से ये निकलती है। हरिकई बैराज इंदिरा गांधी नहर का मुख्य जल स्रोत निम्नलिखित में से किस दो नदियों पर है? सतलज और ब्यास पर है। अगला है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? राजस्थान में इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, ये पूछा जा रहा है। तो राजस्थान इंदिरा नहर का नहीं, इसमें तो जिला नहीं दिया गया है, नदी का नाम दिया गया है। तो सतलज और ब्यास नदी से इंदिरा नहर निकलती है। तो सी और बी सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 से प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम स्थान पूछा जा रहा है सतलज और ब्यास नदी के संगम से, हरिके बांध से। तो देखो डी ऑप्शन इसमें दिया गया है। अगला है, इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है, कहाँ से प्राप्त करती है? सतलज और ब्यास से। तो पहला और चौथा, पहला और चौथा, पहला और चौथा इसमें सही है। तो क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी नहर सतलज, ब्यास और रावी नदी से भी जल प्राप्त करता है। तो रावी भी हो जाएगा, रावी भी हो जाएगा। अगला क्या है? निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? कौन सी परियोजना है जो ब्यास नदी के पोंग बांध जल, तो ब्यास और सतलज और रावी से कौन है? इंदिरा गांधी नहर। तो ए ऑप्शन। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर गंग नहर। हम लोगों ने पढ़ा था सबसे बड़ी नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। और सबसे पुरानी और सबसे विकसित को हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गंग नहर, गंग नहर। याद होगा राजस्थान के जो राजा गंग सिंह थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया और क्या कर दिए? अपने नाम पर नदी का नाम रख दिए। देखो यहाँ पर भी डिटेल दिया है, आप पढ़ सकते हैं। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, का निर्माण गंग सिंह ने कब कराया था? 1927 में। 1927 में बीकानेर जिले के ये राजा थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित में से क्या है? शारदा सहायक की जो समादेश विकास परियोजना है, इसके मुख्य लक्ष्य क्या है? नहर का क्या लक्ष्य होता है? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। बहुफसली खेती तब हम कर पाएंगे, साल में तरह तरह की खेती कर पाएंगे जब हमको हर साल हर समय पानी की उपलब्धता रहेगी। तो भू प्रबंधन का भी सुधार होगा, हम हर तरह की कृषि करेंगे। तो इस सभी इसका राइट आंसर है। ये सभी फैक्ट क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी
कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है, ये बताना है। घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में प्रयोग किया जाता है, क्या गलत बात है? घग्गर नदी तो बड़ा दूर है। नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है, सही है। निजाम सागर मंजीरा नदी पर स्थित है, क्या सही है। पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, क्या सही है। तो 28 वाला ही गलत है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, व्याख्या दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। अगला है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है। तो निचली गंगा हम लोगों ने पढ़ा कि जहाँ से गंगा नदी हमारे उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, कहाँ से, नरौरा बुलंदशहर से। वहीं पर गंगा नदी से दाएं तट पर एक नहर निकाली गई है, उस नहर का नाम है निचली गंगा नहर। निचली गंगा नहर, और इसका निर्माण पूरा कब हुआ? 1878 में, और इसको पहली बार चला भी दिया गया। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई की जाती है? तो घग्गर नदी से, बिहार के क्षेत्र में त्रिवेणी नहर से सिंचाई की जाती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। त्रिवेणी नहर से बिहार में सिंचाई होती है। हरियाली एक नई योजना है, किसके लिए हम ले आए थे? हरियाली एक नई योजना बंजर भूमि के विकास के लिए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ले आया था। हरियाली योजना संबंधित है जल प्रबंधन से। जल प्रबंधन से भी है, जो बंजर भूमि है उससे भी है, जो मरुस्थलीय भूमि है उससे भी है। अगला है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के क्या कारण है, उससे करने के क्या लाभ है? हम जल संभर विकास करना चाहते हैं। मृदा की जो बह जाती है इससे रोक होगा। जल एक जगह है, यह जल बहुत तेजी से बह रहा है तो मिट्टी को कटाव करके ले जाएगा, और जब उसका संरक्षण करके रखेंगे तो हमको काम भी देगा, पानी और मिट्टी का कटाव नहीं होगा। तो पहला तो सही है। दूसरा क्या कह रहा है? देश की 12मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना ये नहीं है। वर्षा जल संग्रहण, भौमस्थल जल का पुनर्भरण, ये सही है फ्रेंड्स। जल संग्रहण की तो बात ही की जा रही है। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन हो जाएगा, ये सही है, उनको पानी मिलता रहेगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 3, 4 सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम परियोजना एक तरफ है और मंत्रालय, ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम कृषि मंत्रालय से है, क्या गलत है। अगला है, मरुस्थल विकास कार्यक्रम पर्यावरण वन मंत्रालय से है, क्या गलत है। वर्षापुरी क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय से है, क्या? एक भी सही नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम व्याख्या में देख लेते हैं। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुस्थल कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट कार्यक्रम, तीनों भूमि संसाधन विभाग के हैं। तीनों किस विभाग के हैं? भूमि संसाधन विभाग के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव या ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ के हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ नीचे और दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। क्या दिया गया है? इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक विभाग है। जो भूमि संसाधन विभाग है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय का ही एक भाग है। वर्षा पूरी क्षेत्र हेतु राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना कृषि एवं सहकारिता विकास विभाग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। जो राष्ट्रीय जल संभर विकास परियोजना है ये कृषि एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग के लाभ क्या हैं। इसके लाभ क्या हैं? खरपतवार में कमी आ जाएगी, मृदा लवणता में कमी आएगी, क्या लवणता में कैसे कमी आएगी, मृदा अपरदन कटाव में कमी आएगी, क्या? हाँ, ड्रिप सिंचाई करेंगे हम तो क्या होगा, खरपतवार में कमी आ जाएगी। कम मात्रा में पानी में सिंचाई करते रहेंगे तो मृदा अपरदन नहीं होगा, मिट्टी का कटाव नहीं है, खरपतवार भी खेती में ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन मृदा लवणता में कमी नहीं आती। लवणता में कब कमी आती है? जब खेत में आप जिप्सम या चूना का छिड़काव करते हैं तो।
इसके लिए दूसरा वाला नहीं होगा, 1 और 3 होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें दिया गया है इससे लाभ क्या है, ड्रिप सिंचाई से, और हानि क्या है। जल बचत होगा, पौधे के आकार एवं उत्पादक में वृद्धि होगी, ऊर्जा एवं श्रम बचत होगा, कम उपजाऊ मृदा के लिए उपयुक्त होगा, खारे पानी का उपयोग समय खरपतवार की वृद्धि पर नियंत्रण करेगा, उर्वरक क्षमता में क्या करेगा, वृद्धि करेगा, मृदा अपरदन नहीं होगा, भूमि तैयारी की जरूरत नहीं होगी, रोग एवं कीट समस्या न्यूनतम हो जाएंगी। अब इसकी हानि क्या है, मृदा में लवणता समस्याओं की वृद्धि हो जाएगी। इससे डिजाइन, स्थापन एवं उत्तरवर्ती संचालन में उच्च कौशल की जरूरत है, आर्थिक एवं तकनीकी समस्याएं भी आ जाएंगी। अब दिया गया है बकिंघम नहर स्थित है, तो बकिंघम नहर कोरोमंडल तट पर है। कोरोमंडल तट कहाँ है, तमिलनाडु के किनारे पर को कोरोमंडल तट कहा जाता है। और ये कहाँ है, बकिंघम नहर ये कोरोमंडल तट पे है। तो फ्रेंड्स, ये थे क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।